मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की फॉर्म्स के साथ तो मुलाकात हो गई, एनर्जी की मुख्तलिफ़ रंग रूपों के साथ मुलाकात करके अब हम इसके ज़राए कि ये आती कहाँ से है, एनर्जी किन किन चीज़ों से हासिल हो सकती है, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा और कीमती टॉपिक है। एक स्टूडेंट को फ़िज़िक्स की इब्तदा में उसको पता ज़रूर होना चाहिए ताकि वो आइडियाज़ क्रिएट कर सके। ज़िंदगी में आइडियाज़ आते हैं ऐसे टॉपिक्स के पढ़ने के बाद। ठीक है, इंसान को आइडियाज़ मिलते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के, ठीक, चीज़ें ईजाद करने के। यहाँ पिक्चर दी गई है, इसको देखना, इसके बारे में कुछ बात करने का दिल कर रहा है। ठीक, ये गेम होती है ओलंपिक गेम, इसको पोल वॉल्ट कहते हैं, पोल वॉल्टर या पोल वॉल्ट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है। इसमें एक खिलाड़ी दौड़ते हुए आता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बड़ी अच्छी मिसाल है। एक पोल को उठा के ना जब खिलाड़ी भागता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वो तेज़ी से दौड़ता है इस लंबे से डंडे को उठा के, तो उस दौड़ में वो कौन सी एनर्जी हासिल करता है, वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जब काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है ना, वो इस पोल को फंसा देता है अंदर ऐसे सीधा। ठीक, अब उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है और पोल टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, पोल इस तरह बेंड हो जाता है। पोल जब बेंड होता है तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पोल में। ठीक, अब पोल अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा। ठीक है, और पोल को पकड़ने की वजह से ना ये जो एथलीट होता है ये इस पोल के साथ ऊपर जाता है। ठीक, फिर पोल की जो एनर्जी है ना, आप देखें यहाँ कैसा प्यारा कन्वर्जन हो रहा है। तो पहले प्लेयर की काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, वो पोल की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब पोल की पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो रही है, ठीक, और एथलीट को काइनेटिक मिल रही है। ठीक है, ठीक है, अब एथलीट जा रहा है ऊपर, एथलीट ऊपर जा रहे हैं तो फिर एथलीट की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी ऊपर पहुंच के, फिर वापस पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है ना। ठीक, तो पोल वॉल्टर की काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर पोल वॉल्टर नीचे भी तो आएगा, फिर उसकी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस एक दौड़ में कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, कि एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, और फिर फाइनली नीचे फॉर्म पे आके गिरेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। ओके, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग खेल है ये। आगे देखें, फोसिल फ्यूल के देखें कि एनर्जी के सोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो आजकल इंसान के पास जो सबसे आसान ज़रिया है तवानाई हासिल करने का, वो फोसिल फ्यूल है। ठीक है, एक कप तेल या 1 लीटर तेल में इतनी एनर्जी होती है कि लोग करीबी शहर से होके आ जाते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी होती है, लेकिन इस एनर्जी का एक नुकसान है। इनसे धुआं निकलता है जिनसे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये जो पॉल्यूशन है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर रहा है, इसलिए दुनिया फोसिल फ्यूल से निकल रही है। फोसिल फ्यूल, इनको फोसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए पौधे और जानवरों का फ्यूल है। जो ज़मीन में पहले मर के दब के दफन हो गए थे, ये उनका फ्यूल है। ठीक है, इसलिए इसको हम फोसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, डेड बॉडीज़ के पुराने बाकियात जो पहाड़ों से निकलते हैं उनको हम फोसिल्स कहते हैं। जी, फोसिल फ्यूल के बारे में आपका ये क्वेश्चन है कि क्या ये मरे हुए जानवरों का है, कौन से मरे हुए जानवर। ठीक, ज़मीन पे आपको पता है कि करोड़ों साल से जानदार मौजूद हैं। ठीक, और समंदरों में भी। तो समंदरों में जब जानवर मरते हैं ना, तो उनकी डेड बॉडीज़ नीचे जमा होती रहती हैं, और ऊपर दरियाओं की मिट्टी पड़ती रहती है। लाखों साल में क्या हुआ कि वो दफन हो गए गहराई में, ज़मीन की गहराई में, लावा की गर्मी से और ऊपर प्रेशर से इनकी जो बॉडीज़ है ना, वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गई। ये कन्वर्ट हो गई गैस में और ऑयल में। ठीक, समंदर में तो ऑयल और गैस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और जंगलात जो थे ना उस ज़माने के, जंगलात जब पूरे के पूरे दफन हो गए और कई जंगलात की
और दरख्तों की कई जनरेशन्स दफन हो गई नीचे, तो उनसे कोयला बन गया। ठीक है, तो इस तरह कोल और गैस। ठीक है, और आपको पता है कि पुराने ज़माने के जानदारों की जो बाकियात होती हैं उनको फोसिल कहते हैं, इसलिए इसको हम फोसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, फोसिल फ्यूल। ठीक है, लगता ऐसे है इंसान को कितना टाइम हुआ है फोसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हुए? हमें लगभग 2-3 सदियां हो चुकी हैं। ठीक है, चलें 300 साल लगा दें। ठीक है, 3 सदियां। अब इस फोसिल फ्यूल का एंड हो रहा है। ठीक है, ये अब 5-10 साल या, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक रह सकेगा और ज़्यादा नहीं रह सकेगा ये। ठीक है, आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता, आप अभी से ही देख लें, इसके इशारे मिलने शुरू हो गए कि अब किसान सोलर प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, डीजल से अपनी जान छुड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया इनसे अपनी जान छुड़ाना चाहती है क्योंकि इनसे तंग है। एक तो इनकी कीमत से तंग है, दूसरे इनके नुकसानात से तंग है। तो लगता ऐसे है जैसे क्रिएटर ने इंसान को टाइम दिया कुछ, ठीक है, एनर्जी के रिसोर्सेज ढूंढने का, और अर्थ में ये कुछ एक थोड़े से अरसे के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास एनर्जी का एक इजी सोर्स रख दिया गया है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इजी सोर्स है। ठीक है, तो 300 ईयर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, 300 ईयर्स के लिए कि इंसान अपनी कुछ टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर ले ताकि वो एनर्जी के और बड़े रिसोर्सेज को डिस्कवर कर सके। तो बीच में आप यूँ समझें कि हमें एक थोड़ा सा पुश दे दिया, एक धक्का दे दिया इसकी शक्ल में। ठीक है, इंसान की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको। तो ये गैस फील्ड है, यहाँ से गैस निकाला जा रहा है, और ये है कोयला। ठीक है, कुछ इस शक्ल में पाया जाता है। ये दरख्त हैं पुराने ज़माने के। ठीक है, और ये जो गैस है ये ज़्यादातर समंदर के एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हैं। ठीक है, ये उनका फोसिल फ्यूल है। ठीक है, और ऑयल भी एक्चुअली गैस के साथ होता है। ठीक है, ऑयल एंड गैस एक साथ पाए जाते हैं अक्सर। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल अगला है। न्यूक्लियर फ्यूल, ये है न्यूक्लियर फ्यूल। अब आप देखें ये शक्ल से है ना, फ्यूल की तरह नहीं लगता है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये फिजनेबल एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट्स जो फिजन रिएक्शन करते हैं, तो जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो फिजन कर सकते हैं। फिजन मैंने आपको बताया कि ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम का न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है, एकदम ह्यूज एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये हम कैसे रिलीज़ होती है मैं अभी नहीं बता सकता, आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतने पे राज़ी हो जाएं। ठीक है, इसको रीन्यूएबल क्यों कहते हैं? रीन्यू का मतलब ये है कि दोबारा भर जाती है। ठीक है, मतलब ये कि देखें, मैं आपको पहले नॉन रीन्यूएबल्स बताता हूँ। फोसिल फ्यूल नॉन रीन्यूएबल है, मतलब ये है कि एक जैसे सऊदी अरब के पास बहुत तेल है, लेकिन वो कम हो रहा है ना। ठीक है, वो कम हो रहा है, कुछ सालों के बाद वो तेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें और तेल पैदा हो रहा है क्या? नहीं, नीचे से इंसान यूज़ करता जा रहा है, तेल है या गैस है, वो और तो नहीं आ रहे ना उसमें। इंसान जब एक दफ़ा सारा तेल सारा गैस इस्तेमाल कर देगा फिर तो और नहीं होगा, तो हमारा इंसान की तरक्की का जो पहिया है वो सारा रुक जाएगा। इसको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल, मतलब ये वो एनर्जी के ज़राए हैं जो रीन्यू नहीं होते। ठीक है, दोबारा नहीं भरते। दोबारा नहीं भरते, जी, दोबारा नहीं भरते। एक दफ़ा खाली कर दोगे फिर नहीं भरेगा। ठीक है, ये नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल वो होता है, ठीक है, और रीन्यूएबल वो होता है, वो तवानाई के ज़राए हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करते जाएंगे, जिनको आप यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करते जाएं उनको। कुदरती निज़ाम के ज़रिए जो नेचर का सिस्टम है वो उनमें और एनर्जी आती जाएगी, आप यूज़ करते जाएं उनमें और एनर्जी आती जाएगी। ठीक है, तो ये आपके यूज़ करने से ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, मसलन सोलर पावर है, अगर आप सोलर से जितनी भी तवानाई बनाते जाएं, ठीक है, सूरज तो रोज़ाना एनर्जी देता जाएगा ना। वो कम तो नहीं हो रही, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, अब हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे। अब आपको थोड़ा समझ में आया? रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो नेचर प्रोड्यूस कर करके पूरा करती रहती है।
आपके यूज़ करने से कम नहीं हो जाती, ठीक, एनर्जी फ्रॉम वाटर। और इसमें फिगर में एक डैम दिखाया गया है, ठीक, इस तरह डैम्स बनाए जाते हैं। दरियाओं के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, वो दीवार कई 100 फुट ऊंची होती है और वो पानी को अपने पीछे रोक लेती है। पानी की सतह बुलंद हो जाती है, पानी में पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाती है, ठीक। फिर उस पानी को छोड़ा जाता है, ये तो स्पिलवे है, यहाँ से वाफिर पानी निकाला जाता है, लेकिन इसके और रास्ते होते हैं नीचे, जहाँ पानी प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है। तो फिर क्या होता है, उससे टरबाइन चलती है, ठीक है। पानी एक टरबाइन को घुमाते हुए निकलता है तेज़ी से, ठीक है, ऐसे 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 घुमा के निकलेगा, ठीक है। और उस टरबाइन से ऊपर जनरेटर लगे होते हैं और उससे बिजली पैदा होती है। इस तरह पूरे दरिया की तवानाई इंसान निचोड़ के तारों में डाल देता है और वो तारें शहरों की तरफ जाती हैं और वहाँ पे कमाल हो जाते हैं। कोई बल्ब जला रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, ठीक, कोई रोटी पका रहा है, कोई कपड़े इस्त्री कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, हाँ, किसी की शादी हो रही है, ठीक है, उस एनर्जी से, ठीक है, मतलब वलीमा, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो सस्ती एनर्जी है ना वो रिन्यूएबल है। जैसे ये डैम है, बहुत सस्ती एनर्जी है, आप एक दफ़ा ख़र्चा होता है और ये बना दिया जाए, ठीक है, इससे बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत बड़ी मिकदार में हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, उससे सारे काम हो सकते हैं, ठीक। रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी सस्ती है। इससे ज़्यादा सस्ती एनर्जी की अगर आप बात करें, इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा कल्चर है विंड टर्बाइंस का, ठीक है, बहुत अमेजिंग लगती हैं ये, ठीक है, इस तरह की होती हैं और ये बड़े बड़े पर होते हैं, ठीक है, और ये घूम रही होती हैं, ठीक है, और हवा से बिजली पैदा कर रही होती हैं। तो एक एक विंड टर्बाइन 15 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। 15 मेगावाट। इसका मतलब ये है कि ये 20-25 हज़ार घरों को बिजली दे सकती है एक टर्बाइन। मतलब एक छोटे शहर के लिए एक काफ़ी है, ठीक है, 20-25 हज़ार घर, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं जी हाँ कि कितना अच्छा सोर्स है ये विंड का है, ठीक है। इसी तरह पानी है, समंदर है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ती है, हर जगह है और इस पर किसी मुल्क की इजारादारी नहीं है। जैसे तेल पे है, ठीक है, सऊदी अरब डिसाइड करता है तेल के क्या प्राइस होंगे, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। रिन्यूएबल में ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको इल्म चाहिए, ठीक है, आपको इल्म चाहिए और आप इस एनर्जी को बना सकते हैं। ये आपके कंट्री में किसी ना किसी शक्ल में होगी, ठीक है। हर कंट्री अब इसी में ही मुकाबला कर रहा है, ठीक है, और इसीलिए हर कंट्री में चीज़ों के प्राइस इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से जब आप चीज़ें बनाते हैं तो वो सस्ती बनती हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ कम पैसों में चलती हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर, पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है। पाकिस्तान वो उन कंट्रीज़ में आता है ना जहाँ तकरीबन 12 महीने सूरज चमकता है, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी के साथ एक इशू है, सोलर एनर्जी के साथ। इस एनर्जी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रात के वक्त सूरज नहीं होता है। फिर रात के वक्त क्या करें, रात के टाइम भी तो बहुत सारी एनर्जी इंसान को चाहिए, ठीक। जब हमारे पास रात होगी, अमेरिका वालों का दिन होगा, वो बना रहे होंगे और हम रो रहे होंगे बैठ के, ठीक है। फिर हम बिजली बनाएंगे, फिर वो रोएंगे, ठीक है। लेकिन वो नहीं रोते, उन्होंने एक हल निकाला है इसका। उन्होंने इसका ये हल निकाला है कि वो सूरज की रोशनी को एक टावर पे फोकस करते हैं शीशों के ज़रिए, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा मिरर लगा देते हैं ना कि हर मिरर लाइट को फोकस करता है। इसके इर्द गिर्द कई एकड़ों में, ठीक है, शीशे लगा देते हैं वो। हर शीशे का रुख एक ही तरफ होता है, इस टावर की तरफ। सारे शीशे जब मिल के एक ही टावर की तरफ लाइट को फोकस करेंगे तो इस टावर का जो टेम्परेचर है ना वो हज़ारों डिग्री गर्म हो जाता है। इसको सोलर टावर कहते हैं, ठीक है। इतना गर्म हो जाता है ना, अगर आप लोहा डालें तो वो भी पिघल जाएगा, ठीक है। तो इस टावर में क्या करते हैं, वो नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक जब इसमें जाता है वो पिघल जाता है। नमक पिघल के ना वो पाइपों में फ़्लो करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे स्टोरेज टैंक्स में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। नीचे स्टोरेज टैंक्स में नमक पिघला हुआ स्टोर हो जाता है। पिघले हुए नमक में बहुत हीट होती है, ठीक है। अब आप इस नमक से क्या कर सकते हैं,
इसमें आप पानी का पाइप गुजारें, यहाँ से पानी भेजें तो स्टीम निकलेगी, पानी बॉयल होके भाप पैदा करेगा, स्टीम पैदा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इसमें सॉल्ट है, पिघला हुआ है। सॉल्ट कैसे पिघला है? सोलर टावर से। ठीक है, और ये स्टीम ना ये प्रेशर के साथ एक टरबाइन पे छोड़ी जाती है। ठीक है, जब आप टरबाइन के ऊपर स्टीम छोड़ेंगे, टरबाइन घूमेगी और उससे जनरेटर चलेगा और उससे पैदा होगी बिजली। अब आप पूरे दिन में अगर बहुत सारा नमक पिघला के इसको स्टोर कर दें तो आपका ये जो प्लांट है वो डे में भी चलेगा और नाइट में भी चलेगा। हमारे पास नमक तो बहुत है दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, नमक हमारे पास, लेकिन हमारे पास फिज़िक्स पढ़े हुए लोग कम हैं। ठीक है, फिज़िक्स पढ़े हुए लोग कम हैं। सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स मसले का हल नहीं है, चाहे हम पूरे कंट्री में भी लगा दें। ठीक है, बिजली को स्टोर करना बहुत बड़ी मुसीबत है, और ये सोलर पैनल से सस्ता है। क्यों? इसमें आप आम शीशा इस्तेमाल करते हो, जो हम जिसमें घर में हम शक्ल देखते हैं। इसमें आप देखें कौन सी ऐसी महंगी चीज़ है? कोई महंगा इक्विपमेंट नहीं है। ठीक, इट इज़ वे बेटर देन सोलर पैनल। इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, अकल चाहिए, फिज़िक्स चाहिए। स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, क्या है स्टोरेज डिवाइस? सोलर हीटिंग हाउस। अच्छा, सोलर हीटिंग हाउस, सूरज की रोशनी से हम घर को गर्म कर सकते हैं। ये तो छोटे मोटे आइडियाज़ हैं। ठीक है, घर को भी गर्म कर सकते हैं, सोलर हीटर्स भी होते हैं। ठीक है, बहरहाल कम से कम करना तो चाहिए। ठीक है, एनर्जी को वेस्ट करने से बेहतर है कि इंसान उसका एटलीस्ट सोलर हीटर तो बनाए ना, कम से कम। ठीक है जी, सोलर हीटर क्या होता है? ये एक होटल में हम ठहरे थे, तो हमने उसमें यूज़ भी किया था। उस होटल में ये डिवाइस लगी हुई थी, और ये वाकई बड़ी अच्छी डिवाइस है। मुझे देख के यकीन नहीं आया था कि ये वाकई इतना अच्छा काम करेगा, लेकिन होटल में शदीद सर्दी में भी बहुत अच्छा गर्म पानी आता था। उसके ऊपर यही लगा हुआ था। उसमें क्या था? उसमें ये होता है कि इसमें पीछे इस छत के ऊपर एक इस तरह के फ्रेम लगे होते हैं। उन फ्रेम्स में कॉपर के ट्यूब्स जिग जैग में लगे होते हैं, इस तरह। ठीक है, पानी घूमता है। ठीक है, पानी घूमता है, और उसको ऊपर शीशे से ढका गया होता है, और नीचे भी, उसके नीचे भी एक रिफ्लेक्टर होता है, जैसे एलुमिनियम फॉयल है। एलुमिनियम की पतली सी चादर होती है। वो रोशनी जब टकराती है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है। फिर ऊपर से शीशा होता है, शीशा रोशनी को ज़्यादा वापस नहीं जाने देता, वो दोबारा रिफ्लेक्ट करता है। अगेन एंड अगेन रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इन कॉपर की ट्यूब्स को गर्म करती है। इनमें से जब पानी घूमते हुए जाता है ना, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होके तो वो एक ट्यूब्स में घूम रहा होता है और एक टैंक में जाता है। ठीक है, और इस टैंक में हम ठंडा पानी छोड़ते हैं तो गर्म पानी नल से आता है डायरेक्ट। ठीक है, और ये अंदर सर्कुलेशन के साथ जो पानी आ रहा होता है वो इस आपके घर के सिस्टम के पानी को भी गर्म कर देता है। ठीक है, एक छोटा सा पंप होता है, वो पानी को घुमाता रहता है इन फ्रेम्स से, गर्म होके, और वो घर की टंकी के पानी को गर्म कर देता है। ठीक है, और इससे शदीद सर्दी में भी अगर थोड़ी सी धूप भी निकले ना बाहर, तो पानी अच्छा और गर्म पानी मिलता है। ठीक है, सोलर कार, अक्सर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मुकाबले होते हैं। यस, तो कार का डिज़ाइन ख़राब हो जाता है और कार का लुक ख़राब हो जाता है अगर हम सोलर पैनल लगाने के लिए कार की छत को चपटा बना दें और कार को इस तरह डिज़ाइन करें, तो कार ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती। ठीक, इसका बेहतर हल ये है कि आप सोलर पैनल किसी फ़िक्स जगह पे लगाएं और वहाँ खड़ा करके कार को चार्ज करें। ठीक है, तो सोलर पैनल के ज़रिए कारें चल सकती हैं। जब हर चीज़ चल सकती है तो कार भी चल सकती है। ओके, सोलर पैनल्स का एक बहुत अच्छा यूज़ है घरों के ऊपर लगाना, और घर की बहुत सारे इससे बिल कम हो जाता है, लेकिन वही स्टोरेज का मसला आता है। ठीक है, फिर आप बैटरीज़ को यूज़ कर सकते हैं और बैटरीज़ में बिजली स्टोर कर सकते हैं। विंड एनर्जी इस वक्त दुनिया का बहुत ज़्यादा एक मोस्ट पॉपुलर तरीका है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, पूरी दुनिया में इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। ठीक है, और ख़ास तौर पर समंदर में जहाँ हवाएं ज़्यादा मुतवातिर चलती हैं, इसमें विंड एनर्जी बेस्ट है और बहुत चीप है। इसमें सिर्फ एक इशू है, कभी कुछ मौसम ऐसे आ जाते हैं, कुछ मंथ या कुछ वीक्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ हवा रुक जाती है, और विंड टर्बाइन को चलने के लिए कम से कम 5 मीटर्स पर सेकंड की हवा चाहिए होती है। ठीक, इससे कम हवा में ये नहीं चल पाती। ठीक है,
तो इसलिए, लेकिन ऐसी जगहों पे इनको लगाया जाता है जहाँ पूरा साल हवाएं चलती हैं, ठीक। और ये विंड टर्बाइंस बहुत सारी एनर्जी पैदा करके देती हैं। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि ये मेगावाट्स में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अकेली टर्बाइन अच्छी खासी एनर्जी पैदा कर सकती है, ठीक है। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान ने ये परचेज़ करके लगाई हैं, ख़रीद के दूसरे मुल्कों से, जबकि ये थोड़ी ख़रीद के लगाने से मसला हल नहीं होता, ठीक। मसला तब हल होता है जब आप इनको खुद प्रोड्यूस करते हैं और इनको बड़ी तादाद में लगाते जाते हैं, फिर मसला हल होता है, ओके। पाकिस्तान में विंड एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क में हवाएं ज़्यादा नहीं चलती। यूरोप है ना, यूरोप, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ सूरज नहीं चमकता ज़्यादा, वहाँ हवाएं ज़्यादा चलती हैं, इसलिए उन कंट्रीज़ में विंड टर्बाइन बेस्ट है, ठीक है। उन कंट्रीज़ में विंड टर्बाइन बेस्ट है, और हमारे लिए सोलर बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज सारा साल चमकता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी है। ज़मीन के अंदर आपको, जैसा कि शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, कि ज़मीन की 3 लेयर्स हैं। एक कोर है, फिर मेंटल है, और फिर क्रस्ट है। जो मेंटल है ना, वो पिघला हुआ लावा है, ठीक है। ये पूरी लेयर पिघली हुई है और ये शदीद गर्म है। अगर आप, और बाज़ जगहों पे जो मेंटल है वो ज़मीन के काफ़ी करीब आ जाती है, और आपने देखा होगा वहाँ से आतिशफिशा पहाड़ भी फटते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कोर है और ये मेंटल है, और ये क्रस्ट है। क्रस्ट बाज़ जगह ऐसी हैं ज़मीन की जहाँ क्रस्ट पतली है, बाज़ जगह ज़मीन की ऐसी हैं जहाँ क्रस्ट पतली है। क्रस्ट आम तौर पर, जो हमारी क्रस्ट है ना, उसकी जो थिकनेस है क्रस्ट की, वो 27 किलोमीटर है, ठीक है, 27 किलोमीटर। और नीचे क्या है? लावा का, इसको मैग्मा कहते हैं वैसे, ठीक है। लावा तब होता है जब वो बाहर निकलता है, अंदर तो मैग्मा होता है, ठीक है। मैग्मा भरा हुआ है और इतना गर्म है, ठीक, इतना गर्म है कि पानी को उबालना तो कोई मसला ही नहीं है। जहाँ क्रस्ट पतली है आप वहाँ से ड्रिल करें और मैग्मा की हीट से पानी को गर्म करें, पानी को गर्म करके स्टीम बनेगी, स्टीम से आप टरबाइन चलाएं और उससे बिजली पैदा कर लें। एक कंट्री है दुनिया का जो ऐसा करता है, ठीक, उसका नाम है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड बहुत डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पे बिजली पैदा होती है इसी तरीके से, जियोथर्मल एनर्जी से, क्योंकि वहाँ अर्थ क्रस्ट पतली है, ठीक। और वो फिर गर्म पानी से सड़कें भी अपनी गर्म करते हैं। वहाँ सड़कों के नीचे गर्म पानी के पाइप लगे हुए, ठीक है। इवन घरों में भी गर्म पानी आता है, ठीक है। और वहाँ स्विमिंग पूल हैं। उस कंट्री में शदीद सर्दी होती है, लेकिन वहाँ गर्म स्विमिंग पूल हैं, लोग वहाँ नहाते हैं सर्दियों में। पूरा स्विमिंग पूल गर्म पानी से भरा हुआ, क्योंकि वहाँ जियोथर्मल एनर्जी को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे खूब मज़े कर रहे हैं, ठीक है, फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से। तो ये जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका है एनर्जी पैदा करने का। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है ना, समझाने के लिए ये अच्छा है। बायोमास कहते हैं लिविंग थिंग्स का मास, जैसे जानवरों का वेस्ट होता है, गोबर वगैरह, ठीक है, ये बायोमास में आता है। पत्ते, लकड़ी बायोमास है, ठीक है। किचन में हम सब्जियां और उनके बहुत सारी चीज़ें हम फेंक रहे होते हैं, डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं, वो सब बायोमास है, ठीक है। बायोमास से गैस पैदा हो सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा अजीब बात नहीं है कि बायोमास से गैस पैदा होती है या बायोमास से एनर्जी कैसे पैदा हो सकती है, ठीक है। ये जो गायें भैंसें होती हैं ना, ये जब चारा खाती हैं, ठीक है, तो ये मुंह खोल के ना बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी से ना ये गैस रिलीज़ होती है, मीथेन गैस, सुई गैस, जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, CH4,
इसको मीथेन भी कहते हैं और पाकिस्तान में इसको सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सुई गैस ये जानवरों से भी निकलती है, ठीक है। मवेशी जब चारा खा के मुँह खोल के डकार आते हैं इनके डकार से बहुत ज़्यादा CH4 निकलती है, ठीक है। तो ये गैस हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर रही है, पूरी ज़मीन को ख़राब कर रही है, ठीक। इससे बेहतर नहीं है कि हम वो जो बायोमास है, हम बायोमास को कुएं खोद के और इस तरह के टैंक्स के अंदर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो उनकी बॉडी में हो रहा है। बैक्टीरिया असल में क्या करते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी आंतें होती हैं ना, वहाँ चारे को डिकम्पोज करते हैं इनके बैक्टीरिया, और डिकम्पोजिशन के दौरान मीथेन रिलीज़ होती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऐसी गैसेस हैं, जब बायोमास गलता सड़ता है और डिकम्पोज होता है, बायोमास गलता जी, बायोमास जब डिकम्पोज होता है तो दो गैसेस रिलीज़ होती हैं, एक है CO2 और एक है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आपको पता है ये तो नहीं जलती, लेकिन ये तो जलती है। तो ये मीथेन गैस इन टैंक्स में स्टोर हो जाती है और यहाँ से फिर आप इससे चूल्हा जला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बायोमास है। मास एनर्जी इक्वेशन, ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं एक, लेकिन ये सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, और कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुए, जिनमें से एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जो यहाँ नहीं बताया गया, समंदर की लहरें हैं, ठीक है। आप कभी समंदर पे जाएं और आप देखें कि क्या ताकत का नज़ारा है समंदर, ठीक है, और इसकी लहरों में बड़ी ताकत होती है, ठीक है, और इसकी लहरें थमती नहीं हैं, एवरी टाइम होती हैं, ठीक है। यू कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज वेव्स, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको टाइडल एनर्जी भी कहते हैं, वेव एनर्जी भी कहते हैं। ये मेरे लिए बड़ी फ़ायदे की चीज़ आ गई है, ठीक है। फिज़िक्स में ये बड़ी कमाल की इक्वेशन है, इसको फिज़िक्स की सबसे खूबसूरत इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशंस में से एक है, ठीक। और ये फ़िज़िक्स में एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। उसने ये इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, उसने इसको डिस्कवर किया था इस इक्वेशन को। और ये इक्वेशन मेरे लिए अभी क्या फ़ायदा करने वाली है, अब शायद इस इक्वेशन की मदद से मैं आपको यकीन दिला सकूँगा कि एक कप पानी से पूरे साल की एनर्जी, एक पूरे कंट्री की पूरे साल की एनर्जी शायद पैदा की जा सकती है, ठीक है। नाउ आई कैन टेल यू, ठीक है, एक कप पानी है, ठीक है, उसका जितना मास है, तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि मास में ना कितनी एनर्जी होती है। ये इक्वेशन ये कहती है कि मास को यहाँ पे रखो और रोशनी की रफ्तार के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी मास से। अब आप जानते हैं कि ये कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक। मसलन अगर एक कप में 100 ग्राम पानी है, ठीक है, 100 ग्राम को मैं 1000 से डिवाइड करूँ, 0.01 किलोग्राम होगा ना, 0.1 किलोग्राम, ठीक है। मेरे पास 0.1 किलो पानी है, ठीक है। अब मैं उसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3×10 की पावर 8 के स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 8 2 ज़ार 16, 10 की पावर 16, ठीक है, ठीक है। अब 0.1 है तो मैं एक ज़ीरो, अब मैं एक ज़ीरो अगर इसको खिला दूँ 0.1 को, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15, ठीक है, 9, और ये 0.11 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 9 × 10⁻15 जूल एनर्जी। और आपको पता है ये कितनी ज़्यादा एनर्जी है, 9 के पीछे 15 ज़ीरो हैं, ठीक है, 12 ज़ीरो का हो गया खरब, ठीक है, 9000 खरब जूल एनर्जी, 9000 ट्रिलियन जूल एनर्जी, ठीक है। अब आपको यकीन आया? यस। तो इसलिए ये इक्वेशन शुक्र है इस चैप्टर में थी, और इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है, थैंक्स टू आइंस्टाइन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये कमाल की इक्वेशन है, इससे फ़िज़िक्स में कुछ बड़े सवालों के जवाब मिले, ठीक है। मेरे लिए तो जस्ट ये सहूलत होगी कि मैंने आपको यकीन दिला दिया कि एक कप में कितनी एनर्जी है, कप ऑफ वाटर में कितनी एनर्जी है।
आइंस्टाइन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सूरज की एनर्जी क्यों नहीं ख़त्म हो रही, सूरज जल के ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, लाखों सालों से इतनी एनर्जी देता जा रहा है। सोचने की बात है ना। कौन सा ईंधन या कोयला या गैस वहाँ इस्तेमाल हो रही है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक, और तहकीक करते 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 फिज़िक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स इस्तेमाल की इसने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और उसमें ये इक्वेशन नमूदार हुई। इसको मैं नमूदार होना कहूँगा। ठीक है, ये अचानक नमूदार हुई थी इक्वेशन, तलाश के सफ़र में वो ये ढूंढ नहीं रहा था। ठीक है, किसी चीज़ की तलाश में वो निकला और तलाश में ये इक्वेशन नमूदार हुई, और इसने नमूदार हो के, जैसे अभी नमूदार हुई है इस चैप्टर में और मेरा मसला हल हो गया, तो उसकी इक्वेशन, उसके लिए ये इक्वेशन नमूदार हुई और उसके कई सवालों के जवाब उसको मिल गए। और साइंस में ये अहम तरीन इक्वेशंस में से एक है फ़िज़िक्स की। ठीक, अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है। ओके, फ्यूजन का नाम सुना है ना थोड़ी देर पहले। ठीक, मैंने आपसे कहा कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क मिलकर एक ऐसी मशीन बना रहे हैं, एक ऐसी फ्यूजन डिवाइस है, एक ऐसा रिएक्टर बना रहे हैं जिससे वो पानी को इस्तेमाल करेंगे, पानी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और उससे वो इतनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे कि पूरे कंट्री के सारे इंडस्ट्रीज़ को और सारी नीड्स को वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए कोई ईंधन नहीं, कोई तेल नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सोचें वो एनर्जी का कितना बड़ा रिसोर्स होगा, और उन कंट्रीज़ में चीज़ों की प्राइस कितनी नीचे आ जाएंगी। ये है E=mc²। लेकिन मैंने इस इक्वेशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है, आप यूँ समझें सिर्फ टच किया इसको। ठीक है, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे एक इक्वेशन का क्या कमाल है। अब आप यहाँ पे देखें कि एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इस चार्ट में क्या बताया जा रहा है कि एनर्जी, हम कोयला, तेल, गैस वगैरह को जलाते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, उससे हीट एनर्जी बनती है। हीट एनर्जी को प्रेशर के साथ हम बॉयलर में स्टोर करते हैं। ठीक, हाई प्रेशर पे रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बनती है। वो प्रेशर के साथ एनर्जी रिलीज़ होती है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कि एक पावर प्लांट कैसे काम करता है, तो एक पावर प्लांट कैसे काम करता है, ठीक है, उसके एनर्जी कन्वर्जन के सारे प्रोसेसेस शो किए गए। ठीक है, फ्यूल, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, माहौल के साथ एनर्जी का क्या ताल्लुक़ है। इंसान की एनर्जी की भूख ना बढ़ती जा रही है। जैसे ज़्यादा भूखा इंसान ज़्यादा खा खा के अपनी सेहत ख़राब करता है ना। ठीक है, इंसानियत ने ज़मीन के ऊपर यही किया है। हमने एनर्जी की भूख से इतनी एनर्जी पैदा की है, इतनी एनर्जी पैदा की है, अब हमने अपनी ज़मीन को ही तबाह करके रख दिया है। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है जैसे एक इंसान है, उसको पहले से ही गर्मी लगी हुई है और उसके ऊपर 2 रज़ाइयाँ या कंबल और डाल दिए जाएँ गर्मी में, तो बताएं उसके साथ क्या होगा। दम घुटने के बाद मरेगा कि नहीं मरेगा? यही ज़मीन के साथ हो रहा है। ज़मीन का टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू द सनलाइट, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, सनशाइन चमकती है, ठीक है, सूरज हमारी ज़मीन को गर्म करती है, फिर एटमॉस्फेयर में वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है, फिर ऊपर से ये जो हम ये गैसें छोड़ रहे हैं और धुआं और पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, इस पोल्यूशन की वजह से ना ये एनर्जी बाहर निकल नहीं पाती है, और हमारी ज़मीन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। शदीद बारिशें हर साल, आप देखें कि बारिशें अजीब व गरीब अंदाज में बारिशें रुक जाती हैं, डूब जाते हैं लोग, सैलाब आ जाता है। ठीक, पाकिस्तान, बांग्लादेश शदीद मुतासर होने वाले कंट्रीज़ में से हैं, और उसकी वजह क्या है कि इंसानों की एनर्जी की भूख नहीं ख़त्म हो रही, हम और ज़्यादा एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, और ज़्यादा एनर्जी वाले प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इसका हल तो है, इसका हल ये है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें। हम ऐसी कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें जिससे हम धुआं छोड़ें इन्वायरमेंट में। ठीक, अगर हम अपने इन्वायरमेंट में धुआं ना छोड़ें और हम रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, चाहे रीन्यूएबल एनर्जी आप जितनी भी इस्तेमाल करो ना, उसका इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी तो वैसे भी इन्वायरमेंट में ही जानी होती है। ठीक है, यस,
तो रिन्यूएबल एनर्जी आप जितनी यूज़ करें उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये तबाह कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को। फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। इलेक्ट्रिक लैंप, इसमें ये शो किया गया है कि बिजली का बल्ब दो किस्म की एनर्जी छोड़ता है, एक लाइट एनर्जी छोड़ता है और एक हीट की शक्ल में एनर्जी छोड़ता है। जो पुराने बल्ब होते थे ना, वो ज़्यादा हीट पैदा करते थे, गर्मी पैदा करते थे। जो अभी के बल्ब हैं एलईडीज़, ये बहुत कम हीट निकालते हैं, ये ज़्यादातर लाइट एनर्जी निकालता है। ओके, यस सर। इसलिए इनका नाम था एनर्जी सेवर। ये आपको याद है? यस एक ज़माना आया था एनर्जी सेवर का। अब तो एलईडीज़ हैं, वो इससे भी ज़्यादा एनर्जी सेव करते हैं। यस सर। ठीक है। व्हीकल रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑन लेवल रोड। एक गाड़ी अगर सीधे सड़क पे जा रही है, वो किस किस्म की एनर्जी यूज़ करती है? हम उसको फ्यूल दे रहे हैं, फ्यूल जल रहा है, केमिकल एनर्जी पैदा हो रही है। केमिकल एनर्जी से उसका इंजन गर्म होता है, हीट एनर्जी पैदा होती है। गाड़ी चलती है तो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। उसके टायरों की आवाज़ और इंजन की आवाज़ से साउंड एनर्जी पैदा होती है। ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वर्क है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से वर्क प्रोड्यूस होता है। तो एक ईंधन 4 जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3 और चौथा 4। तो असल में ये जो चौथा है ना पोर्शन, ठीक है, ये 20% या 25% या ज़्यादा से ज़्यादा। पेट्रोल इंजन तो 25% एफिशिएंसी पे चलता है। यस सर। आप यूँ समझें 75% एनर्जी ज़ाय हो जाती है। पावर स्टेशन, पोटेंशियल एनर्जी अगर पानी की है, ठीक है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी से वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पावर स्टेशन बाज़ औक़ात हीट एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को भी यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन होगा। ठीक है, और कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगा, बिजली भी पैदा होगी। ठीक, और फिर हम क्या करते हैं? अब हम इन एनर्जीज़ को वापस हम हीट अप भी करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, चूल्हा जलाते हैं। ठीक, तो ये इसमें फ़्लो चार्ट में ये बताया गया है। तो एनर्जी हम पैदा करके वापस फिर हम उसको इन्वायरमेंट में वापस छोड़ देते हैं आवाज़ की शक्ल में। मसलन एक डैम से एनर्जी पैदा हुई है और किसी ने म्यूज़िक चला दिया, ठीक है, तो एनर्जी को उसने क्या किया? वापस साउंड की शक्ल में वापस इन्वायरमेंट में भेज दिया। तो एनर्जी यूज़ होने के बाद वापस ख़त्म हो जाती है। अब है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ड्रिल मशीन दिखाई गई है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, इसमें आप देखें हर मशीन के साथ कोई ना कोई तार लगी होती है या उसके ईंधन का टैंक होता है, वहाँ से हम इसको एनर्जी देते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, कितने जूल एनर्जी इनपुट में हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये काम करेगी अपना, इसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। कोई भी मशीन है ना दुनिया की, चाहे वो जितनी अच्छी और महंगी क्यों ना हो, हमेशा उसको जब हम एनर्जी देते हैं ना, ज़्यादा देते हैं, और वो जो काम करती है वो हमेशा कम करती है। मसलन हमने उसको 100 जूल एनर्जी दी है, वो कभी भी 100 जूल का काम नहीं करेगी। अगर अच्छी मशीन है ना, वो 80% काम करेगी, 85% कर देगी। ठीक है, 90% तक कर देगी, 95, 100% तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 100% एनर्जी में वो 100% का 100% काम करे। दुनिया में ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है, ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है जो 100% काम करके दिखा सके। आप उसको 100 जूल दें, वो 100 के 100 जूल का आपको काम करके दें। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई मशीन आज तक ईजाद नहीं हुई। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? अब हम इसको हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि हम ना इसको जो हमने इनपुट दिया होता है उसको हम हमेशा नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और मशीन के काम को हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, मशीन का काम डिवाइडेड बाय इनपुट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके कुल नंबर, इम्तिहानात में आपके कुल नंबर 100 नंबर का पेपर था तो 100 नंबर नीचे आएंगे। अब कोई 100 के 100 तो नहीं हासिल करेगा ना तालिब इल्म, उसने जितने हासिल किए वो ऊपर हो गए। तो हम आपकी परसेंटेज निकालते हैं। असल में आपकी परसेंटेज क्या है? आपकी एफिशिएंसी है। तालीम में आपकी एफिशिएंसी क्या है? आपकी परसेंटेज बताती है। ठीक है, तो मशीन का जब हम इम्तहान लेते हैं कि इसको हमने कितनी एनर्जी दी है, ठीक है, वो नीचे रखते हैं, उसने जो काम किया है वो हम ऊपर रखते हैं। ठीक, मसलन पेट्रोल इंजन 25 जूल काम करेगा,
100 जूल का पेट्रोल डालो 25 जूल का काम करेगा। डीजल इंजन को 100 जूल का पेट्रोल डालो, डीजल इंजन, ठीक है, वो 30 से ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम 35 तक चला जाता है, ठीक है। और जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पावर स्टेशन जो कोयला इस्तेमाल करते हैं और बिजली पैदा करते हैं, वो 40 से 45 तक चले जाते हैं, ठीक है, तकरीबन 50 तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो 50 तक चले, मैक्सिमम 50 कर लें, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 50% होगी। डीजल इंजन की 35% होगी, पेट्रोल इंजन की 25% एफिशिएंसी होगी। समझ में आई आपको ये बात? यस। तो ये मशीन की एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट यानी काम जो करके दिया है, और इनपुट जो आपने एनर्जी दी है मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल वही आपका परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ये जो चार्ट है ना, ठीक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। फिगर्स में कभी कभार गलतियाँ भी होती हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप 5% रोशनी पैदा करता है, 100 जूल दें उसको और 5% रोशनी पैदा कर रहा है, यस सर। ठीक। तो जो अब के एलईडी लैंप है ना वो अच्छे हैं, ठीक है, वो 80% तक तकरीबन लाइट पैदा करते हैं, या इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है अभी। पेट्रोल इंजन 25% सही है। इलेक्ट्रिक मोटर 80% पे चल रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ़ैन 55%, जी हाँ। इलेक्ट्रिक फ़ैन क्यों कम है, हालांकि उसमें भी तो इलेक्ट्रिक मोटर है। उसके जो पर होते हैं ना वो हवा में चलते हैं, तो वो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं उसकी, ठीक है, आवाज़ की शक्ल में। और आपको पता है पंखा चलता है उसके परों की आवाज़ काफ़ी पैदा होती है, यस। एयर ड्रैग पैदा होता है, ठीक है। और सोलर सेल 3%, ये तो खैर पुराने सोलर सेल्स हैं। अभी जो नए सोलर सेल्स जो है ना वो 20% से अबव पैदा कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि 30% से ऊपर एनर्जी पैदा करें सोलर सेल, ठीक है। तो फिर इस बारे में काफ़ी कोशिश की जा रही है, सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाए।